हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका CCS कंडक्ट रूल 1964 के लेक्चर सेकंड में। इसके पहले हमने इसका लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि हमने CCS कंडक्ट रूल 1964 की थ्योरी को सिर्फ 5 लेक्चरों में कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप उसको भी नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, अपनी समझ को बेहतर कीजिए, उसके बाद ही आप इसके MCQs और PYQ प्रैक्टिस कीजिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यह आपके पेपर 1 के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका 20 नंबर इससे कंफर्म हो जाएंगे कि भैया आपके 20 नंबर अब पक्के हैं। और आपको किस किस एग्जाम में काम आने वाला है, तो आपका LDC, UDC, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट और भी कई सारी पोस्ट हैं, जैसे हिंदी टाइपिस्ट और भी कई सारी पोस्टों उनके लिए आपका यह लेक्चर काम आने वाला है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो कल हमने 30 प्रश्नों को कर लिया था। आज से हमें 31वें प्रश्न से जारी करना है। तो आपका 31वां प्रश्न है, यदि कर्मचारी किसी लाभकारी संस्था का ट्रस्टी बनता है तो उसे क्या करना होगा। पहला ऑप्शन है कुछ नहीं करना होता। दूसरा ऑप्शन है सिर्फ मौखिक सूचना देना। तीसरा ऑप्शन है लिखित अनुमति प्राप्त करनी होती है। और लास्ट ऑप्शन है NGO को सरकारी मान्यता दिलवानी होती है। तो बताइए, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और वह क्या है, वह किसी ट्रस्टी का सदस्य किसी संस्था में क्या बनता है, ट्रस्टी बनता है, तो उसको क्या करना चाहिए बताइए। क्या करना चाहिए? अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और वह किसी संस्था में क्या बन जाता है, ट्रस्टी बन जाता है, तो बताना है आपको उसका कर्तव्य क्या होगा, क्या करना रहेगा उसको। क्या करना रहेगा? ऑप्शन सी, लिखित अनुमति प्राप्त करनी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक सरकारी कर्मचारी ने अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी लेकिन उसे संपत्ति रिटर्न में नहीं दर्शाया, तो यह क्या कहलाएगा। पहला ऑप्शन है कानूनी क्रय। दूसरा ऑप्शन सामान्य चूक। तीसरा ऑप्शन है संपत्ति छिपाना अर्थात नियम 18 का उल्लंघन। एंड लास्ट है पारिवारिक निर्णय। बताइए क्या सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी संपत्ति छिपाना नियम 18 का उल्लंघन माना जाएगा। अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न है आपका CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा जा चुका है। प्रश्न है आपका, एक कर्मचारी चुनाव में खड़े अपने मित्र का प्रचार करता है, तो यह किस नियम का उल्लंघन है ना। पहला ऑप्शन है नियम 9। दूसरा ऑप्शन है नियम 3। तीसरा ऑप्शन है नियम 5 एंड लास्ट ऑप्शन है नियम 21। तो बताइए क्या सही आंसर होने वाला है। अगर प्रचार करेगा दोस्त के साथ और दोस्त खड़ा हुआ है ना चुनाव में, तो बताइए सरकारी कर्मचारी किस नियम का उल्लंघन करते हुए माना जाएगा। तो ऑप्शन सी नियम 5, हमने इसमें पढ़ा था बहुत अच्छे से, है ना। नियम 5 को हमने बहुत बढ़िया तरीके से भी समझा हुआ था। क्या था इसमें यह था कि नियम 5 के तहत राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने, प्रचार करने या किसी उम्मीदवार के लिए काम करने की मनाही है ना। अगला प्रश्न है, यदि कोई कर्मचारी सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट करता है जो समुदाय में वैमनस्य बढ़ा सकती है, तो यह किस नियम का उल्लंघन है। पहला ऑप्शन है केवल IT एक्ट। दूसरा ऑप्शन है केवल नियम 9। तीसरा ऑप्शन है नियम 3 और नियम 9 दोनों।
और लास्ट है कोई उल्लंघन नहीं। तो बताइए, अगर कोई सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मचारी ऐसी पोस्ट को करता है जिसके कारण क्या होता है, उस समुदायों में क्या होता है, वैमनस्य बढ़ जाता है। वैमनस्य मतलब अपन बोल सकते हैं कि मतभेद, आपसी मतभेद, है ना, एक दूसरे समुदाय से घृणा करना, है ना, अगर ये सारा चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ता है तो भैया किस नियम का उल्लंघन माना जाएगा, बताइए। तो क्या होगा, ऑप्शन सी, नियम 3 और नियम 9 दोनों। अब देखो इसमें नियम 3 क्यों आएगा और नियम 9 क्यों आएगा। देखो सबको लगेगा कि भैया नियम 9 क्यों आएगा और नियम 3 क्यों आएगा। तो मैंने आपको नियम 3 में सामान्य आचरण के नियम पढ़ाए हुए थे, है ना, जिसके तहत सामाजिक सौहार्द बनाए रखना हमने पढ़ा था, है ना। और नियम 9 में हमने क्या देखा था, सार्वजनिक मंचों पर सरकार व समाज विरोधी गतिविधि से बचना जरूरी है। मतलब सीधा है, जो 9 है इसमें हमने क्या देखा था कि हमें सरकार की आलोचना नहीं करना है। क्या नहीं करना है, सरकार की आलोचना नहीं करना है ना। तो हमने इसको देखा था। अगला प्रश्न है, कर्मचारी यदि अपने विभाग की गोपनीय जानकारी अपने परिवारजनों के साथ साझा करता है तो यह क्या होगा। पहला ऑप्शन है नैतिक समर्थन होगा। दूसरा ऑप्शन है परिवार को जानकारी देना कोई उल्लंघन नहीं। तीसरा ऑप्शन है गंभीर गोपनीयता उल्लंघन। एंड लास्ट है पारिवारिक विश्वास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गंभीर गोपनीयता उल्लंघन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी अपने अधीनस्थ से व्यक्तिगत कार्य करवाता है, जैसे घरेलू काम हो गया आपका, यह किस प्रकार का उल्लंघन है। पहला ऑप्शन है मानवता का। दूसरा ऑप्शन है सरकारी आदेशों का उल्लंघन। तीसरा ऑप्शन है सेवा शोषण और नियम 3 का उल्लंघन। और लास्ट है कोई उल्लंघन नहीं। तो बताइए क्या सही आंसर होगा। क्या होने वाला है सही आंसर। हाँ सही है, ऑप्शन सी सेवा शोषण और नियम 3 का उल्लंघन। अगला प्रश्न है, एक सरकारी कर्मचारी अपने पद का उपयोग कर अपने भाई को सरकारी ठेका दिलवाता है, यह किस प्रकार का उल्लंघन है। पहला ऑप्शन है पारिवारिक सहायता। दूसरा ऑप्शन है नियम 3 और नियम 15 का उल्लंघन। तीसरा ऑप्शन है केवल नियम 18 का उल्लंघन। एंड लास्ट है ऑप्शन आपका कोई उल्लंघन नहीं। तो बताइए क्या सही आंसर होगा। ऑप्शन बी नियम 3 और नियम 15 का उल्लंघन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो अब नियम 3 क्यों होगा, तो नियम 3 इसलिए होगा क्योंकि नियम 3 में हमने जो सामान्य आचरण के नियम देखे थे उसमें हमने ईमानदारी और निष्पक्षता संबंधी बातों को देखा था कि भैया आप क्या करोगे, ईमानदारी मतलब ईमानदार तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाओगे और निष्पक्षता पूर्वक ही अपनी ड्यूटी को क्या करोगे, आप फॉलो करोगे। और नियम 15 में क्या देखा था, नियम 15 में हमने देखा था कि रोजगार संबंधी प्रावधान देखे थे। तो रोजगार में हमने देखा था कि भैया वो निजी भागीदारी मतलब जो निजी अपने स्वाहित के लिए वो किसी भी प्रकार की जो नियम 15 में बात है उनका उल्लंघन नहीं करेगा, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई सरकारी कर्मचारी निलंबन अवधि में संपत्ति खरीदता है, कब, निलंबन अवधि में, मतलब जब वह सस्पेंड हो जाता है, तो उसे क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है संपत्ति छिपा सकता है। दूसरा ऑप्शन है बाद में बताए तो चलेगा। तीसरा ऑप्शन है तुरंत विभाग को सूचित कर अनुमति लेनी चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है कोर्ट से अनुमति लेनी चाहिए। बताइए क्या सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी
तुरंत विभाग को सूचित कर अनुमति लेनी चाहिए, क्योंकि यह किस नियम का उल्लंघन है? नियम 18 का उल्लंघन है। और नियम 18 को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको हमारी थ्योरी क्लासेस को पढ़ना है तो हम आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे, जिससे आप सिर्फ 5 लेक्चर्स में मैंने पूरा एक्ट आपके लिए कंप्लीट करा दिया है, तो आप उसको देख सकते हो, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारी को मीडिया साक्षात्कार देने के लिए क्या करना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है कुछ नहीं, स्वतः दे सकता है। दूसरा ऑप्शन है केवल वरिष्ठ अधिकारी को बताना होता है। तीसरा ऑप्शन है लिखित अनुमति लेनी होती है। और लास्ट ऑप्शन है अखबार के माध्यम से जानकारी देनी होती है। तो बताइए क्या करना होता है? एग्जाम में आपसे सिर्फ ऐसे ही मिलेंगे मोस्टली क्वेश्चंस, जो टफ क्वेश्चंस रहेंगे आपको आगे मिलने वाले हैं वो, है ना। जो एग्जाम मतलब हार्ड लेवल जो बन सकता है वो आपको आगे क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको मोस्टली समझ पर आधारित ही मिलने वाले हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लिखित अनुमति लेनी होती है। किस नियम का उल्लंघन माना जाएगा? यह है नियम 9। अगला है प्रश्न, एक सरकारी कर्मचारी ने अपने वेतन से ज़्यादा कीमत की गाड़ी खरीदी और उसकी जानकारी विभाग को नहीं दी, यह क्या है? पहला ऑप्शन है अच्छा निवेश है। दूसरा ऑप्शन है नियम 3 का उल्लंघन है। तीसरा ऑप्शन है नियम 18 का उल्लंघन है। और लास्ट ऑप्शन है नियम 5 का उल्लंघन है। तो बताइए किस नियम का उल्लंघन माना जाएगा? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी, ठीक है, नियम 18 का उल्लंघन इसका सही आंसर हो जाएगा। नियम 18 में हमने क्या देखा था भैया कि चल संपत्तियों में आपके आएंगे वाहन वगैरह, है ना। तो चल संपत्ति में क्या जाएंगे? आपके वाहन वगैरह आ जाएंगे, है ना। तो इसकी जानकारी देना अनिवार्य है। अगर इसकी अनुपस्थिति को संपत्ति छुपाने के रूप में देखा जाएगा, अगर आप इसको क्या करोगे, अगर आप छुपाओगे तो भैया की संपत्ति है उसको छुपाने के रूप में इसको दर्ज किया जाएगा। अगला प्रश्न है, यह आपका आरआरबी एग्जाम में पूछ लिया गया प्रश्न है। यदि एक सरकारी कर्मचारी आर्थिक मामलों में सार्वजनिक रूप से भाषण देता है जो समुदायों में तनाव बढ़ाता है, तो यह किस नियम का उल्लंघन है? पहला ऑप्शन है केवल धार्मिक स्वतंत्रता। दूसरा ऑप्शन है नियम 5 और नियम 9 दोनों। तीसरा ऑप्शन है नियम 3, जिसके अंतर्गत अनुशासन और मर्यादा को शामिल किया गया है। और लास्ट ऑप्शन है केवल संविधान का उल्लंघन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नियम 5 और नियम 9 दोनों। क्यों होगा? क्योंकि नियम 5 में हमने क्या देखा था भैया? वो क्या बोलते हैं, चुनाव, है ना, और राजनीति पर प्रतिबंध देखा था। और 9 में क्या देखा था? सरकार की आलोचना। तो उसमें आपके दोनों शामिल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कर्मचारी यदि अपने विभाग की नीतियों को गुप्त रूप से प्रतियोगी कंपनियों को लीक करता है तो यह क्या होगा? पहला ऑप्शन है नियम 3 का मामूली उल्लंघन। दूसरा है ऑप्शन घोर गोपनीयता उल्लंघन और अनुशासनहीनता। तीसरा ऑप्शन है सामान्य व्यवहार। एंड लास्ट ऑप्शन है सहयोग भावना। तो क्या सही आंसर होगा? क्या होगा? ऑप्शन बी, घोर गोपनीयता उल्लंघन और अनुशासनहीनता सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियम 10 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी को किससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए? पहला ऑप्शन है मीडिया। दूसरा ऑप्शन है सांप्रदायिक संगठन या विरोधी गतिविधियों वाले समूह। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर। एंड लास्ट ऑप्शन है बैंक अधिकारी। तो बताइए किससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए? तो किससे बनाकर रखनी चाहिए? ऑप्शन बी, सांप्रदायिक संगठन या विरोधी गतिविधियों वाले समूह। और ये किस नियम का उल्लंघन होगा? नियम
10। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी ने अपने बॉस को बिना बताए बिटकॉइन में निवेश किया। कहाँ पे निवेश किया? बिटकॉइन में निवेश किया। यह किस नियम का उल्लंघन है? पहला ऑप्शन है नियम 15 और नियम 18। दूसरा ऑप्शन है केवल नियम 5। तीसरा ऑप्शन है ऐसा कोई नियम नहीं है। और लास्ट है नियम 3। बताइए क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन ए नियम 15 और नियम 18, इसमें दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई कर्मचारी बार बार दफ्तर में देर से आता है और समय से पहले चला जाता है तो यह किस नियम का उल्लंघन माना जाएगा? पहला ऑप्शन है नियम 3, जिसके अंतर्गत आपका अनुशासन शामिल किया गया है। दूसरा ऑप्शन है नियम 15, जिसमें आपके व्यापार को शामिल किया गया है। तीसरा है नियम 21, जिसमें विवाह संबंधी प्रावधान दिए हुए हैं। और लास्ट ऑप्शन है कोई उल्लंघन नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन ए नियम 3 अनुशासन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सरकारी कर्मचारी नियमित रूप से सोशल मीडिया पर अपने राजनीतिक विचार साझा करता है और विशेष पार्टी का समर्थन करता है। यह किस सिद्धांत का उल्लंघन करता है? पहला ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा ऑप्शन है निष्पक्षता और राजनीतिक तटस्थता। तीसरा है तकनीकी अधिकार। और लास्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो बताइए क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी निष्पक्षता और राजनीतिक तटस्थता, है ना? तो आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक सरकारी कर्मचारी ने आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई जानकारी जानबूझकर गलत दी क्योंकि वह जानकारी विभाग के लिए अति संवेदनशील थी। उसने किस प्रकार का उल्लंघन किया? पहला ऑप्शन है कोई उल्लंघन नहीं किया। दूसरा है सूचना देने में असावधानी। तीसरा ऑप्शन है गोपनीयता बनाम पारदर्शिता के संतुलन का उल्लंघन। एंड लास्ट है कर्मचारी अधिकारी का प्रयोग, कर्मचारी अधिकार का प्रयोग। क्या सही आंसर होगा? तो ऑप्शन सी गोपनीयता बनाम पारदर्शिता के संतुलन का उल्लंघन। मतलब ऐसा है कि उसको इस तरीके से जानकारी देनी थी जिससे जो गोपनीयता है वो भी बनी रहे और जो सरकार और जनता के बीच पारदर्शिता है वो भी क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके, है ना? तो दोनों चीज़ों को उसको संतुलन करके रखना चाहिए था। अगला प्रश्न है, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने सेवा क्षेत्र से बाहर जाकर व्यवसाय करता है तो कौन सी दो मूल अवधारणाएं प्रभावित होती हैं? पहला ऑप्शन है गोपनीयता और पारदर्शिता। दूसरा ऑप्शन है निष्पक्षता और कर्तव्य परायणता। तीसरा ऑप्शन है अनुशासन और जिम्मेदारी। एंड लास्ट ऑप्शन है न्यायिक स्वतंत्रता और संवैधानिक नैतिकता। तो क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी निष्पक्षता और कर्तव्य परायणता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी के निर्णय को खुले मंच पर गलत और पक्षपाती कहता है। वह किस मूल्य या आचरण को तोड़ रहा है? पहला ऑप्शन है साहस। दूसरा ऑप्शन है संवैधानिक विवेक। तीसरा ऑप्शन है संगठनात्मक अनुशासन। और लास्ट ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी संगठनात्मक अनुशासन। नियम 9 का क्या होगा इसमें
उल्लंघन होगा। किसका? नियम 9 का। तो आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, कर्मचारी को अपने कार्यस्थल पर अन्य क्या लिखा है, धर्मावलंबियों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते पाया गया। यह किस नियम और नैतिक आधार का उल्लंघन है? पहला ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन है संविधान का अनुच्छेद 25, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक तटस्थता और पेशेवर आचरण, एंड लास्ट ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बताइए क्या सही आंसर होगा? क्या होगा? ऑप्शन सी, धार्मिक तटस्थता और पेशेवर आचरण। मतलब आपका इसमें जो नियम 3 है और आपका जो नियम 5 है, इसमें दोनों का उल्लंघन हुआ है ना। प्रश्न है, यदि कोई कर्मचारी खुद को सरकारी अधिकारी के रूप में दिखाकर निजी ब्रांड या कंपनी का प्रचार करता है तो वह किस नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत लाभ, दूसरा ऑप्शन है लोक सेवा की गरिमा और दायित्व, तीसरा ऑप्शन है ब्रांडिंग अधिकार, और लास्ट ऑप्शन है विपणन नीति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन बी, लोक सेवा की गरिमा और दायित्व का उल्लंघन इसमें माना जाएगा। मतलब इसमें नियम 3 का क्या हो रहा है? साफ साफ उल्लंघन हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि आप हरि सिंह गौरमेंट MTS का भी एग्ज़ाम, MTS पोस्ट के लिए भी एक एग्ज़ाम होना है जिसमें आपके लिए बेसिक कंप्यूटर पूछा जाना है। और आपका कितने नंबर का आएगा बेसिक कंप्यूटर? 20 नंबर का आपका आने वाला है। तो उसके MCQs और PYQ दोनों आपके लिए मैम बहुत ज़बरदस्त करा रही हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको भी देख लीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड या आपने खुद अगर MTS के लिए भी फॉर्म फिलअप किया है तो आप भी वह वीडियो देख सकते हो। बहुत ही डेप्थ में जाके बहुत ही बढ़िया MCQs और PYQ आपके लिए करा रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप एक बार उनको देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितने डेप्थ में और कितने बढ़िया MCQs आपके लिए मैम करा रही है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, CCS कंडक्ट रूल का मूल उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है कर्मचारियों की वेतन वृद्धि तय करना, दूसरा ऑप्शन है सरकारी सेवकों में तकनीकी दक्षता बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है सरकारी कर्मचारियों के लिए नैतिक, अनुशासनिक और व्यवहारिक दिशा निर्देश तय करना, और लास्ट ऑप्शन है कर्मचारियों को राजनीतिक अधिकार देना। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन सी, सरकारी कर्मचारियों के लिए नैतिक, अनुशासनिक और व्यवहारिक दिशा निर्देश तय करना। अगला प्रश्न है, एक सरकारी कर्मचारी जो सार्वजनिक निर्माण विभाग मतलब PWD में क्या है कार्यरत है, अपने रिश्तेदार की कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दिलवाने के लिए शर्तों में बदलाव करवाता है। निम्नलिखित में से कौन से नियम का स्पष्ट उल्लंघन है? पहला ऑप्शन है केवल नियम 3, दूसरा ऑप्शन है नियम 3, नियम 15 और नियम 13, तीसरा ऑप्शन है केवल नियम 9, और लास्ट ऑप्शन है नियम 5 और नियम 18। तो बताइए क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी नियम 3, नियम 15 और नियम 13 तीनों का उल्लंघन इसमें हो रहा है। नियम 3 में क्या होगा उल्लंघन? तो भैया नियम 3 में आपका क्या हो जाएगा? जो निष्पक्षता है और जो क्या है ईमानदारी है ना। क्या है? निष्पक्षता और ईमानदारी है भैया, इसका उल्लंघन होगा। नियम 15 में क्या है? नियम 15 में जो निजी भागीदारी है और हितों के बीच क्या हो जाएगा भैया? टकराव हो जाएगा। और हितों के मध्य क्या हो जाएगा भैया? टकराव हो जाएगा। और नियम 13 में क्या है? यदि लाभ में कोई क्या हो भैया उपहार दे रहा हो,
है ना, हमने पढ़ा था ना नियम 13 में गिफ्ट संबंधी प्रावधान, तो भैया उसका भी क्या हो जाएगा, इसमें उल्लंघन हो जाएगा, है ना। तो ऐसे इस प्रकार करके तीनों का उल्लंघन इसमें हो रहा है। अगला प्रश्न है, CCS कंडक्ट रूल्स के अंतर्गत पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए किस नियम के तहत कर्मचारी की अभिव्यक्ति की सीमा निर्धारित हो। पहला ऑप्शन है नियम 5, जिसमें राजनैतिक गतिविधि संबंधी प्रावधान है। दूसरा ऑप्शन है नियम 9, जिसमें आलोचना और मीडिया संबंधी प्रावधान है। तीसरा ऑप्शन है नियम 10, जिसके अंतर्गत आसंगत गतिविधियों को शामिल किया गया है। और लास्ट ऑप्शन है नियम 3, जिसमें आपके सामान्य आचरण के नियम दिए हुए हैं। तो बताइए क्या सही आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी नियम 9, जिसमें सरकार की आलोचना और मीडिया संबंधी प्रावधान दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, एक वरिष्ठ अधिकारी को किसी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करनी है जिसमें उसका बेटा शेयर होल्डर है। यदि वह कार्रवाई से बचता है तो यह किस सिद्धांत का उल्लंघन है? पहला ऑप्शन है सहानुभूति आधारित न्याय। दूसरा ऑप्शन है हितों के टकराव और व्यावसायिक नैतिकता। तीसरा ऑप्शन है व्यावसायिक सक्षमता। एंड लास्ट ऑप्शन है गोपनीयता का उल्लंघन। तो बताइए क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी हितों के टकराव और व्यावसायिक नैतिकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में सरकारी कर्मचारी को दोहरी दंड प्रक्रिया से सुरक्षा नहीं मिलेगी? पहला ऑप्शन है जब विभागीय जांच के साथ साथ कोर्ट केस चल रहा हो। दूसरा ऑप्शन है एक ही मामले में दो अलग अलग विभागीय सजा दी जाए। तीसरा ऑप्शन है एक ही अपराध पर दो अलग अलग कानूनी धाराओं में कार्रवाई हो। और लास्ट ऑप्शन है यदि कर्मचारी 2 बार अलग अलग नियमों का उल्लंघन करता है। तो बताइए कब उसको दोहरी दंड प्रक्रिया से सुरक्षा नहीं मिलेगी? तो क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन डी, यदि कर्मचारी 2 बार अलग अलग नियमों का उल्लंघन करता है। जो आपका दोहरी दंड प्रक्रिया सिद्धांत है, इसमें बोला गया है, आपको ध्यान से सुनना है, इसमें बोला गया है कि एक ही अपराध पर 1 बार दंड दिया जाएगा, ना कि 2 बार। अगर आप अलग अलग अपराध करते हो तो भैया आपको अलग अलग क्या होंगे, दंड मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक अपराध किया तो भैया एक अपराध पर आपको 3-4 प्रकार का है ना आपको दंड मिल जाए। नहीं भैया, एक अपराध पर एक प्रकार का क्या होगा भैया, दंड का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, CCS कंडक्ट रूल का नियम 11 किस विशेष स्थिति से संबंधित है? पहला ऑप्शन है कर्मचारी की उपस्थिति। दूसरा ऑप्शन है शराब और मादक पदार्थ का सेवन। तीसरा ऑप्शन है दंड प्रक्रिया। और लास्ट ऑप्शन है विशेष अनुशासनात्मक प्रावधान। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी शराब और मादक पदार्थ का सेवन। हमने बहुत अच्छे से सारे नियमों को पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पहले थ्योरी क्लास देखिए, उसके बाद ही आप MCQ सॉल्व कीजिए। अगला प्रश्न है, यदि एक कर्मचारी नियम 18 के तहत अपनी अचल संपत्ति की जानकारी जानबूझकर गलत देता है और बाद में यह RTI के जरिए सार्वजनिक हो जाती है, तो कौन कौन सी प्रक्रिया शुरू की जा सकती हैं? पहला ऑप्शन है केवल विभागीय चेतावनी। दूसरा ऑप्शन है अनुशासनात्मक कार्रवाई और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत जांच, मतलब दोनों चीज़ें होंगी इसमें। तीसरा ऑप्शन है केवल RTI अधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण। और लास्ट ऑप्शन है मामला समाप्त समझा जाएगा। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई और भ्रष्टाचार अधिनियम की जांच। क्यों होगा? क्योंकि भैया अगर आप जानबूझकर गलत जानकारी देते हो तो आप सिर्फ ना कि कंडक्ट रूल का उल्लंघन करते हो, उसके अलावा आप क्या करते हो, जो भ्रष्टाचार का जो निवारण एक्ट है 1988 का, आप उसका भी क्या करते हो, उल्लंघन
करते हो, है ना। तो इसमें दोनों के तहत आपको क्या होगी भैया, प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न आपका यूपीएससी एई में पूछा गया है, एक सरकारी कर्मचारी जो विवाह के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देता है और दूसरी शादी करता है जबकि पहली पत्नी जीवित है तो क्या करना होगा। पहला ऑप्शन है कुछ नहीं, शरिया कानून मान्य है। दूसरा ऑप्शन है केवल पत्नी को सूचना देनी होती है। तीसरा ऑप्शन है सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती है। और लास्ट ऑप्शन है संविधान के अनुसार विवाह मान्य है। तो बताइए क्या सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। किस नियम का उल्लंघन है, तो भैया ये किस नियम का है, नियम 21 का उल्लंघन है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, बाकी के हम अगली क्लास में देखेंगे। सीसीएस कंडक्ट रूल्स के अनुसार किसी कर्मचारी की व्यक्तिगत संपत्ति यदि उनकी आमदनी से मेल नहीं खाती है और वह स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है तो यह किस नियम अधिनियम का उल्लंघन है। पहला ऑप्शन है केवल सीसीएस रूल 18। दूसरा ऑप्शन है सीसीएस रूल 3 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। तीसरा ऑप्शन है केवल संविधान का अनुच्छेद 311 और लास्ट ऑप्शन है केवल आयकर अधिनियम। तो बताइए क्या सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी सीसीएस कंडक्ट रूल 3 और भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज हम सिर्फ 60 प्रश्नों तक रहने देते हैं, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। 61वें प्रश्न से मिलते हैं लेक्चर 3 में। जब तक के लिए जय हिंद,